नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल मौर्या क्लासेज नाइन में। तो आप लोग जैसा कि थंबनेल में देख सकते हो कि आपका आज का अपना जो इम्पोर्टेंट जीएस है वो है प्राचीन भारत। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्लास की ओर, देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया है। ये क्वेश्चन देखते ही हमारे मन में ये आ गया, अरे गुरु ये तो हम लोग रट के बैठे हैं। इसका आंसर तो हम लोग रट के बैठे हैं कि इसका आंसर जो है वो होगा मेगास्थनीज। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने दूसरे सवाल की ओर। हमारा दूसरा सवाल है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। तो गुरु ये भी कोई सोचने वाली बात है। ये जो तक्षशिला है ये पहले भारत में पड़ता था और अभी पाकिस्तान में वर्तमान में पड़ रहा है। मतलब उस टाइम तो भारत में ही था, तो ये तो गलत नहीं है। ये तो था ही अध्ययन का केंद्र। और दूसरा विक्रमशिला, विक्रमशिला जो कि अभी भी भारत में है, जो कि बिहार के भागलपुर में पड़ता है। और ये तीसरा रहा नालंदा, जो कि ये भी नालंदा विश्वविद्यालय नाम से विश्व प्रसिद्ध था, जो कि अभी भी भारत में ही है। तो इसी के साथ गुरु ये क्या कौशाम्बी है। कौशाम्बी तो लग नहीं रहा है, लेकिन ये तीनों अगर विश्वविद्यालय है तो ये विश्वविद्यालय नहीं होगा। इसी के साथ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कौशाम्बी, जो कि विश्वविद्यालय अध्ययन का केंद्र नहीं था। विश्वविद्यालय नहीं था यानी कि अध्ययन का केंद्र नहीं था। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा जो अगला सवाल है वो है, ये है कि शून्य की खोज किसने की थी। जब ये सवाल देखते ही ना सबके मन में यार गुरु ये कितने आसान सवाल है। लेकिन आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि ये जो सवाल है, ये सवाल कई बार एसएससी यूपीएससी में ये सवाल पूछा गया है, शून्य की खोज किसने की थी। तो गुरु इसका जवाब तो हम बच्चे बच्चे रट के बैठे हैं कि इसका जवाब होगा आर्यभट्ट। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब हम महापाषाण काल में उपयोग मसी लाए जाते थे। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गुरु बड़े पत्थर से घेरी गई समाधियां। क्या देखो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा बड़े पत्थर से घेरी गई समाधियां, जिसे हम आम भाषा में हम लोग कब्र भी कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। और इसी के साथ हमारा जो अगला सवाल है ये है, किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी यात्रियों ने अनुवाद किया है, या फिर 40 विदेशियों या 15 भारतीयों के द्वारा अनुवाद किया जा चुका है। तो गुरु ये सवाल तो थोड़ा भारी लग रहा है, मगर फिर भी कोई ना, भारी है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम लोग बताएंगे इसका आंसर क्या है। और दोस्तों आपको मालूम है क्या है, ये जो सवाल है ये सवाल आरआरबी में कई बार पूछा गया है, कई बार आपका एसएससी में पूछा गया है, कई बार बीपीएससी में पूछा गया है। बात करें एसएससी की तो 1992 में इसको शिफ्ट दूसरे में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा पंचतंत्र। पंचतंत्र एक ऐसा पुस्तक है जिसको आप 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है अभी तक। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। और इसी के साथ हमारा अगला सवाल है 6 नंबर का सवाल, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। न्यूमिस्मेटिक्स यार गुरु ये कुछ और नया लग रहा होगा, क्वेश्चन को देख करके ऐसा लग रहा होगा ना दोस्तों। लेकिन कोई ना, नया हो या पुराना हो हमें तो देखना ही है, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो प्राचीन भारत के ही है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। तो न्यूमिस
न्यूमिस्मेटिक्स जो है वो है सिक्कों व धातुओं का अध्ययन ही न्यूमिस्मेटिक्स कहलाती है। तो चलते हैं हम अपने असले अगले सवाल की ओर, ठीक है। और इसी के साथ जो हमारा अगला सवाल है, हितोपदेश के लेखक। बात करें हितोपदेश की लेखक की तो वो हो जाएंगे नारायण पंडित। और दोस्तों नारायण पंडित हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की अगर चाहिए आपको पीडीएफ, जो सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ मिले, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल मौर्या क्लासेज 9 को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पर डे हर एक जो वीडियो का क्लास होगा आपका, उसका पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप मौर्या क्लासेज 9 चैनल को व्हाट्सएप पर जाकर के फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो। और कुछ गलत है या फिर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ नया ऐड होना चाहिए, या फिर हमें इसके बारे में थोड़ा गहराई से बताना चाहिए, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि हमें गहराई से बताना चाहिए। और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी सारे प्रश्न के बारे में जान जाएं, ठीक है, क्योंकि ये सब जितने भी क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हम अच्छा, अगले सवाल से पहले हम लोग एक बात देख सकते हैं कि हितोपदेश जो है, हितोपदेश संस्कृत भाषा में रचित एक प्रसिद्ध भारतीय नीति कथा ग्रंथ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हितकारी या लाभदायक सलाह। और इसके रचयिता जो है नारायण पंडित हैं या फिर नारायण भट्ट। और पात्र में इसे मानव पात्रों के साथ साथ जानवर और पक्षियों को मुख्य पात्र बनाकर कहानियां कही गई है, जिसका माध्यम नैतिक शिक्षा है, जिसके माध्यम से दी जाती है। और इसके बारे में कुछ और अध्यायों का विभाजन, जैसे कि और यह अध्याय जो यह ग्रंथ 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मित्रलाभ, दूसरा है सुहिरी भदेद, और तीसरा है विग्रह, और चौथा है संधि। बाकी आप पीडीएफ में देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। और हमारा अगला सवाल जो है वो है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? गुरु, और ये क्वेश्चन देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की। क्वेश्चन तो आसान है, बट इसमें जो ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस जो है चारों के चारों ऑप्शन जो है तो एक जैसे लग रहे हैं, मतलब ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसका आंसर क्या होगा गुरु? तो इसका आंसर जो है, आपका आंसर हो जाएगा इसका भरत मुनि। इसका आंसर इसका आंसर जो हो जाएगा भरत मुनि। नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि के द्वारा ही की गई थी। और इसी के साथ हमारा अगला सवाल है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। बात करें विक्रम संवत प्रारंभ होने की, तो ये 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, जो कि बहुत ही आसान सवाल है। जितना छोटा सवाल है उतना ही इम्पोर्टेंट सवाल भी है, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, अंकोर वाट स्थित है। असल में अंकोर वाट एक मंदिर है, ठीक है। तो इसका सभी लोग बोलेंगे गुरु, इसका जवाब तो हम लोग रट के बैठे हैं, जो कि अंकोर वाट मंदिर जो है वो कंबोडिया में स्थित है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने सवाल की ओर। और हमारा अगला सवाल स्क्रीन पर है, जो कि है स्वप्न वासवादता के लेखक हैं। तो बात करें स्वप्न वासवादता के लेखक, तो इसके लेखक हैं आस, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। बाकी
जैसे मेरा मन था ये तीन जो हैं इनका भी डिफिनेशन दूं, बट ये वाले वीडियो में नहीं, ये वाले वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, चलते हम अपने अगले सवाल की ओर। और हमारा अगला जो सवाल है वो है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो गुरु, नालंदा विश्वविद्यालय जो था चिकित्सा विज्ञान से प्रसिद्ध था, चिकित्सा विज्ञान के लिए। कुछ लोग ये बोलेंगे, कुछ लोग ये बोलेंगे गुरु ये तर्कशास्त्र के लिए प्रसिद्ध था, गुरु ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, गुरु ये रसायन विज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन नहीं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय जो था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इसी के साथ चलते हैं हम अपने सवाल की ओर। अगले, उससे पहले हम थोड़ा डीपली जान लेते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय जो है दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, ठीक है, जो कि 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त द्वारा स्थापित किया गया था। महाविहार में छात्रों और शिक्षकों के लिए विशाल छात्रावास था। मतलब इसके अंदर जो था, नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर विशाल छात्रावास था, ध्यान केंद्र था, यानी कि घूमने के लिए जगह भी था, और कक्षाएं मौजूद थी, विशाल पुस्तकालय था। यहाँ का पुस्तकालय धर्मगंज के नाम से जाना जाता था। ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब पूछा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय है वो किस नाम से जाना जाता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धर्मगंज के नाम से जाना जाता था। माना जाता है कि 90 लाख से अधिक पांडुलिपियां और किताबें थी। इसमें 3 विशाल इमारतें थी, रत्न सागर, रत्नोदरी और रत्न जग। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। बाकी आप खुद देख लीजिएगा आप अपने पीडीएफ में, क्योंकि इसकी ख्याति जो थी कोरिया, चीन, जापान, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस जैसे सुदूर देशों में, मतलब दूर दूर देशों में जो इसकी ख्याति थी, जहाँ से छात्र पढ़ने के लिए आते थे। चीनी यात्री हुएन सांग ने यहाँ कई वर्षों तक शिक्षा ग्रहण किया था। हुएन सांग भी आए थे और यहीं पर शिक्षा ग्रहण किए थे। बाकी आप अपना डिटेल्स देख लीजिएगा अपने पीडीएफ में। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा जो अगला सवाल है हमारा, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो गुरु, मानव द्वारा जो प्रयुक्त अनाज था वो था गेहूं व चावल, जो कि हम लोग रट के ही बैठे हैं, जो आदिकाल से ही गेहूं व सॉरी चावल हम बोल दिए थे ना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा गेहूं व जौ, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। और इसी के साथ हमारा जो अगला सवाल है वो ये है, काव्य शैली की प्राचीनतम रचना किसके अभिलेख में मिलता है? बात करें काव्य शैली की प्राचीनतम रचना की, तो वो है आपका हो जाएगा रुद्र दमन। ठीक है, रुद्र दमन इज द राइट आंसर। इसका ये आंसर रुद्र दमन आंसर हो जाएगा, जो कि काव्य शैली की प्राचीनतम रचना है, जो रुद्र दमन के अभिलेख में मिलता है। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। और हमारा अगला सवाल जो है वो ये है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? यहाँ पर अकबर की मात्रा हट गई है, क्या वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया? क्वेश्चन है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुरु, बात करें भीमबेटका की, तो हम लोग पहले से ही पढ़ते आए हैं कि भीमबेटका की गुफाएं होती है। साफ साफ आंसर है गुरु कि भीमबेटका जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध था, है। सभी आंसर हो सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगले नंबर का सवाल जो है वो है, भारत वर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बोलेंगे गुरु, इसका जवाब तो हम लोग रट के बैठे हैं कि भारत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया था। ठीक है, तो चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले सवाल की ओर। और हमारा जो अगला सवाल
है कि भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग। अच्छा, ये क्वेश्चन 2 बार हो गया है ना, 2 बार हो गया। इसका आंसर तो हम लोग को मालूम ही है कि हिप्पोडोटस होगा। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है मुद्रा राक्षस। अरे ये टाइपिंग मिस्टेक कितना हो गया है, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस होना चाहिए था, कोई ना चलेगा, मुद्रा राक्षस कर ही देते थे। पता नहीं चली। तो यहाँ देना नहीं था, देना तो यहाँ था। सही सवाल है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? हमारा सही आंसर हो जाएगा विशाख दत्त, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है मुद्रा राक्षस पुस्तक के बारे में, जिसके रचनाकार विशाख दत्त थे। चलते हम अपने अगले सवाल की ओर। और हमारा जो अगला सवाल है वो है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु। वो सोना था, चांदी था, तांबा था, लोहा था, क्या था ये आप लोग ही बताएंगे। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा जो अगला सवाल है वो ये है, प्राचीन भारत में युद्ध ध्येय कौन थे? बात करें प्राचीन भारत में युद्ध ध्येय की, तो वे थे एक गणतांत्रिक जनजाति। ठीक है, ये क्वेश्चन जो था ये थोड़ा टफ था, फिर भी कोई ना। इसका जो आंसर है एक गणतांत्रिक जनजाति। प्राचीन भारत में युद्ध ध्येय गणतांत्रिक जनजाति थे। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल जो है वो ये है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो बात की जाए प्राचीन भारत में के इतिहास में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षमेश्वर की प्रसिद्धि का कारण, तो वे प्रसिद्ध होने के कारण थे, वे थे एक नाटककार। ठीक है, भवभूति, हस्तिमल, क्षमेश्वर, ये तीनों ही नाटककार थे। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। सवाल तो खत्म हो गया है, कोई ना चलेगा, कोई दिक्कत ना है। हाँ, इसी के साथ थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक इन सब्सक्राइब मौर्या क्लासेज 9 एंड शेयर वीडियो को। दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस का लाभ वो भी उठा पाए। और बात करें पीडीएफ की, तो आप लोगों को पीडीएफ जो है वो आपके व्हाट्सएप चैनल मौर्या क्लासेज 9 पर मिल जाएगा। ये रहा चैनल, जिसको आप डालिएगा तो आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा एक चैनल, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का ही लोगो है। वो लोगो देख करके आप वो कर लीजिएगा। तो हर क्लास की पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी। अगर उसकी आंसर की बात करें, तो आंसर की वाली पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा आप, आंसर की वाली पीडीएफ चाहिए तो आंसर की वाली पीडीएफ डाल दूंगा। नहीं तो ऐसी जनरली आप अपने प्रैक्टिस के लिए ऐसे भी ले सकते हैं पीडीएफ, ताकि आप खुद से भी सारे क्वेश्चन का जवाब दें, गलत होता है या सही होता है चेक करने के लिए। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम बात को खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स।